हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने रैपिड रिवीजन कोर्स के तहत आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल, जिसके अंदर हम कंप्लीट बायो कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। ये आपकी जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट की हेडिंग मेंशन करेंगे आप बायोमोलिक्यूल। वीडियो पॉज करके उसको नोट भी करते जाइए, पूरे वन टेक में हम इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो वीडियो पॉज करके जहां आपको नोट करना है उसको नोट भी करते जाइएगा। करते हैं स्टार्ट। हेडिंग मेंशन करेंगे बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल्स में हमें क्या क्या देखना है जल्दी से देख लेते हैं इसे। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और इसके अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दैट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, है ना। वाइटामिन्स, एंजाइम्स, ये भी आ सकता है इसके अंदर। ये सभी क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। ये सभी किसके अंदर आते हैं? दैट इज द बायोमोलिक्यूल। और यहां पर हमें अभी डिस्कस करना है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। कम से कम एक कायरल सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और इसका सबसे स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल लिया है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मास, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला मॉलिक्यूल हमने लिया, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। और इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया ग्लिसरल्डिहाइड, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास। आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट यूज एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल, एज ए स्टार्च इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एज ए स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल। एंड एज ए ग्लाइकोजन, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनिमल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। उसके बाद देखते हैं डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सी डी राइबोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए के अंदर होता है आपका डी राइबोज, 2-डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होता है डीएनए। दैट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि बायोमोलिक्यूल का ही एक टॉपिक होता है। सेल्यूलोज एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सभी क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड। चलती आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, इस पार्ट से भी जेईई मेंस के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, तीन पार्ट्स में को डिवाइड करेंगे। आप वीडियो पोस्ट करके इनको नोट भी करते जाइएगा। मोनोसेक्राइड्स के अंदर कैन नॉट बी, सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड क्या होता है? कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, है ना। इसके एग्जांपल हमने लिखे, क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ओलिगोसेक्राइड देखते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट में ये हाइड्रोलाइज होता है। एग्जांपल हम इसका देखेंगे क्या होगा, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, दीज आर ओलिगोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट, जिसके अंदर हमें यहां पर 2 से 10 है और इससे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस मिले, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में एग्जांपल कौन कौन सा होगा? स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च कौन क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन, जो क्या होता है? 18 to 85% ऑफ स्टार्च कवर करता है। और एमाइलोज क्या होता है आपका? 10 to 15% स्टार्च का पार्ट कवर करता है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च हमारे लिए क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल देखें, या 4 ऑप्शन देकर पूछ लिए जाते हैं कि रिड्यूसिंग कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है। स्ट्रक्चर देखकर कैसे पहचानेंगे वो भी हम देखेंगे। तो लगाएंगे हेडिंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होता है? दोस कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। स्ट्रक्चर देकर अगर पूछें तो क्या होना चाहिए? उसके अंदर प्रेजेंट हेमी एसिटल लिंकेज, जिस भी स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल लिंकेज है, दीज आर
रिड्यूसिंग शुगर, नॉन एज रिड्यूसिंग शुगर। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे वो सब रिड्यूसिंग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अंदर गैलेक्टोज भी हो सकता है, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर। तो व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका जस्ट उल्टा कर दो, दोस कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट हैव free aldehyde and ketonic group and not reduce Fehling solution and tolerance reagent, non reducing sugar। स्ट्रक्चर देखकर कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट एसिटल या कीटल लिंकेज, यहां क्या होता है हेमी एसिटल और हेमी कीटल, यहां क्या होता है प्रेजेंट एसिटल और कीटल लिंकेज। तो स्ट्रक्चर देखकर अगर पूछ लें और इसके अंदर सारे मोनोसेक्राइड माल्टोज लैक्टोज हो गए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल क्या होगा, ओनली सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड में आपने लिखा था सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज और लैक्टोज क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। आपको ये पहचानना आना चाहिए हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल क्या होते हैं। तो एक कार्बन है 4 वैलेंसी, इस कार्बन से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और उसमें एक OR ईथर और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज द हेमी एसिटल। और इस कार्बन से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ दोनों ही ईथर ग्रुप आ जाए, दैट इज द एसिटल। ठीक है, एक कार्बन दोनों ही उससे उस कार्बन से हाइड्रोजन की जगह कार्बन में आ जाए, एक ईथर हो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हेमी कीटल, और दोनों ही जो कार्बन के साथ OR ग्रुप लगे हैं दैट इज द कीटल। तो इस तरह से आप एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल पहचान सकते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर देखकर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको देखना है अगर हेमी एसिटल प्रेजेंट है दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर, और हेमी कीटल प्रेजेंट है दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर, और कीटल और एसिटल प्रेजेंट है दैट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डी फैमिली। डी फैमिली के पूरे मेंबर्स हम देखेंगे, इसके अंदर आपसे एपिमर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके एज इट इज इसको ड्रॉ करेंगे डी फैमिली को, है ना। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो डी फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट या हम ये बोलें सबसे छोटा मेंबर, जैसे हमारे घर में होता है ना सबसे छोटा घर का फैमिली का सबसे छोटा मेंबर हो, तो डी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर क्या होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 3 कार्बन की स्पीसीज होती है। तो डी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर दैट इज कॉल्ड डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसको आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम। डी ग्लिसरल्डिहाइड को हमने क्लासिफाई किया इरिथ्रो और दूसरा हमने लिया है थ्रियो। इरिथ्रो 4 कार्बन का देखो हमने मेंशन भी किया हुआ है। अब इरिथ्रो आप इसको पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको देखेंगे। तो इरिथ्रो 4 कार्बन है और इसके सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका थ्रियो। उसके बाद देखते हैं इरिथ्रो, पहले इसको देख लेते हैं। इरिथ्रो 4 आगे क्लासिफाई करेंगे राइबोज और एरेबिनोज। ये कितने का होगा, तो राइबोज याद रखना है, एरेबिनोज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राइबोज 5 कार्बन स्पीसीज 1 2 3 4 5। राइबोज को फर्दर क्लासिफाई किया 6 कार्बन में, क्या होंगे एलोज और एल्ट्रोज। एलोज याद करेंगे, एल्ट्रोज याद हो जाएगा। तो इरिथ्रो में 4 कार्बन, राइबोज 5 कार्बन और एलोज 6 कार्बन का है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो यहां पर ये जो अगले बने हुए हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, C2 एपीमर होते हैं। देखो मैंने क्या ट्रिक लिखी है, हमने क्या लिखा, राइबोज है ना, फिर एरेबिनोज, फिर लिखा है जाइलोज और लेओस। तो इसको अभी हम देखते हैं बाद में। तो पहले देखो इरिथ्रो था, इरिथ्रो के सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, HOH OHH दैट इज द थ्रियो। फिर हमने इरिथ्रो को डिवाइड किया राइबोज में, राइबोज 5 कार्बन है, राइबोज के सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो ये क्या बन गया एरेबिनोज। इट मींस राइबोज और एरेबिनोज एक दूसरे के C2 एपीमर है। उसके बाद 6 कार्बन लिया एलोज, एलोज के सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया एल्ट्रोज। इट मींस एलोज और एल्टोज एक दूसरे के क्या है C2 एपीमर। एरेबिनोज, एरेबिनोज को फर्दर क्लासिफाइड किया ग्लूकोज और मैनोज। तो ग्लूकोज याद रखना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, किसमें कन्वर्ट हो गया मैनोज। इट मींस ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या है C2 एपीमर। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो थ्रियो कैसे बना, इरिथ्रो के सेकंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, दैट इज द थ्रियो। थ्रियो कितने कार्बन का है 4, फर्दर क्लासिफाई किया जाइलोज और लायोज। तो जाइलोज याद रखना है, तो जाइलोज कैसे याद रखेंगे आप, थर्ड कार्बन पर चेंज करा है हमने, कॉन्फ़िगरेशन कहां पर किया ऑलरेडी थर्ड पर चेंज किया। और लायोस कैसे याद रखेंगे, जाइलोस के C2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो सेकंड कार्बन पर, तो क्या बन गया लायोस। इट मींस लायोस और जाइलोस एक दूसरे की क्या है C2 एपीमर। उसके बाद जाइलोस को फर्दर क्लासिफाई किया ग्लूकोज और आयोडोज। तो ग्लूकोज याद रखना, आयोडोज उसका C2 एपीमर है।
तो ग्लूकोज को कैसे याद रखोगे, फोर्थ पे चेंज कर दो, फोर देखो 1 2 3 4 5 6, ये 4 पे चेंज कर दिया, और इसके सेकंड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इसका C2 एपिमर बना दो, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज और आयोडोज एक दूसरे के C2 एपिमर हो गए। उसके बाद लायोस, लायोस को क्लासिफाई किया गैलेक्टोज और टेलोस, तो गैलेक्टोज याद रखना है, तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, 1 2 3 4, थर्ड और फोर्थ पे चेंज कर दो, थर्ड और फोर्थ पे चेंज कर दिया। और गैलेक्टोज का C2 एपिमर क्या होता है, टेलोस, इसके सेकंड पे चेंज कर दो, तो क्या हो गया 1 3 4 5 6, तो गैलेक्टोज और टेलोस एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, C2 एपिमर। तो आप इसको अच्छे से पहले एक बार वीडियो पॉज करके ड्रॉ करना और आपस में इसको चेक करना, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है हर जगह, और हम बोल भी रहे हैं कि ये सब एक दूसरे की, मतलब ये वाला आपको याद रखना, अगला उसका C2 एपिमर है। तो इसकी ट्रिक लिखा हुआ है एक साइड में, देखो आप क्या है, देखो RAXL है ना, एक तरह से बोलो रास्कल, यूं याद रख लो, है ना। तो आर क्या है, राइबोस, राइबोस के दो पार्ट हमने क्या लिखे, देखो ये राइबोस, एलोज और एल्ट्रोज। उसके बाद देखो एरेबिनोज, एरेबिनोज के दो पार्ट, दोनों आपस में क्या होंगे, C2 एपिमर। एरेबिनोज के दो पार्ट क्या होंगे, ग्लूकोज और मैनोज, ठीक है। उसके बाद जाइलोस, ये आ गया जाइलोस, जाइलोस के दो पार्ट क्या है, ग्लूकोज और आयोडोज, दोनों एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर। उसके बाद लायोस, लायोस के दो पार्ट क्या है, गैलेक्टोज और टेलोस, दोनों एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर। तो ये हमने लिखा RAXL, और इसकी जो ब्रांचिंग हमने डिवाइड किया, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, C2 एपिमर। तो ये आपकी डी फैमिली था। वीडियो पॉज करके इसको नोट करना, है ना, अच्छे से नोट करना और हाईलाइट कर लेना जब कौन सा किसका C2 एपिमर है। आगे बढ़ते हैं, इसको मेंशन भी कर लेते हैं। तो यहां हम टर्म्स यूज करें ना, एपिमर, तो व्हाट इज एपिमर, एपिमर क्या होता है उसको लिखेंगे, दे आर डायस्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कायरल सेंटर, दैट इज एपिमर। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मैं वापस पीछे जा रहा हूं। तो व्हाट इज एपिमर, जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लिया, हमने क्या बोला, दे आर डायस्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कायरल सेंटर। तो सभी में कहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं हम, सेकंड पोजीशन पर, इट मींस ये एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर। तो आपको कैसे याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, सबसे मस्ट कंडीशन कायरल सेंटर होना चाहिए वो, और जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन पर होना है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर, CHO एल्डिहाइड, उसके बाद वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं, और वो हमेशा क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। तो दे आर डायस्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कायरल सेंटर, दे आर एपिमर्स। और ये सारे एपिमर्स आपको याद रखने हैं, डी फैमिली के अंदर C2 तो दिख ही रहे हैं आपको, तो मेंशन भी कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, डी एलोस, डी एल्ट्रोस एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या है, C2 एपिमर। ग्लूकोज और आयोडोज एक दूसरे की क्या है, C2 एपिमर। गैलेक्टोज और टेलोस एक दूसरे की क्या है, C2 एपिमर। ये सब आपको डी फैमिली में दिख रहा है, और वो पूरी फैमिली में जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उससे, उस फैमिली को अगर वो फैमिली अगर आपको याद है तो उससे आप आंसर कर सकते हैं। अब जैसे पूछ लें C3 एपिमर बताओ, तो ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज लिख दिया हमने, तो ग्लूकोज का C3 एपिमर क्या होता है, एलोस। अब आप डी फैमिली में चेक कर सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, दैट इज द ग्लूकोज, इसका C3 एपिमर, तो देखो थर्ड पर ये है कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का, और क्या बोला C3 एपिमर क्या होता है, एलोस, तो थर्ड पर ये OH H है, और देखो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखो एलोस में। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से C4 एपिमर ग्लूकोज के क्या होगा, गैलेक्टोस, और C5 एपिमर क्या होता है ग्लूकोज का, एल आयोडोस। इसको भी देख लेते हैं। देखो इधर ग्लूकोज, आपसे पूछेंगे भाई गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर बनाओ, अगर आपको नहीं आता तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है, दैट इज द ग्लूकोज, और इसके 4 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, बिकॉज ग्लूकोज का C4 एपिमर क्या होता है, गैलेक्टोस। तो देखो ये इसका 4 पर कॉन्फ़िगरेशन, और गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर देख लो आप, 1 2 3 4, OH इधर दिख रहा है आपको, ये OH, और यहां पर देखो HOH। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए ग्लूकोज और गैलेक्टोस एक दूसरे के C4 एपिमर होते हैं। उसके बाद हमने लिखा ग्लूकोज का C5 एपिमर, तो ग्लूकोज है ये, C5 एपिमर हमने क्या लिखा, एल आयोडोस। तो एल तो नहीं है, सारे डी फैमिली है, तो आयोडोस है, आयोडोस का मेरे इमेज लगा, इसको एल आयोडोस में कन्वर्ट कर दो पहले, और उसके C5 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, ग्लूकोज का C5 एपिमर क्या हो जाता है, एल आयोडोस। बढ़े आगे, तो ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हेडिंग लगाएंगे, अब हम पर्टिकुलर
मोनोसेक्राइड डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमने लिया है ग्लूकोज डिस्कस करेंगे और इसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस नोट कर लें। पहले केमिकल्स भी देखेंगे। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को हमने अल्कोहल वाले टॉपिक के अंदर भी आता है, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, वहां पर भी पढ़ते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्च, फिर हम देखेंगे फ्रॉम सुक्रोज और फिर हम देखेंगे फ्रॉम माल्टोज। तो स्टार्च से ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर होगा? सो हमने अभी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च किस कैटेगरी में आता है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, तो दैट इज द पॉलीसेक्राइड। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसमें टूटेगा? मोनोसेक्राइड। और ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड। तो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस किया, किसमें ब्रेक हुआ? ग्लूकोज, एन नंबर ऑफ यूनिट ग्लूकोज। और अगर पर्टिकुलर एग्जांपल एंजाइम याद रखना चाहें तो बार्ले से एक एंजाइम सेपरेट करते हैं। बार्ले क्या होता है? जो इसे एक एंजाइम सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायस्टेरेस, इट्स कन्वर्ट टू ग्लूकोज। उसके बाद हमने लिखा है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज हमने लिखा था ओलिगोसेक्राइड, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। तो ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोनोसेक्राइड में टूटता है, इट मींस सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 2 यूनिट कौन कौन सी टूटता है मोनोसेक्राइड में? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्वल क्वांटिटी में। तो या एंजाइम याद रखें तो यीस्ट से एक एंजाइम सेपरेट करते हैं, इन्वर्टेज, जो सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट है, 2 यूनिट में ब्रेक हो रहा है, इसमें सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। उसके बाद माल्टोज, माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये भी 2 मोनोसेक्राइड में ब्रेक होता है और दोनों ही मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सी होती है? ग्लूकोज की। इसमें माल्टोज भी क्या है? डाइसेक्राइड। अगर एंजाइम याद रखना चाहिए, यीस्ट से प्रेजेंट माल्टेज एंजाइम इसकी प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो दैट इज द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको वीडियो पॉज करके बना लेंगे अच्छे से। इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें याद रखनी है, कैसे बनाना है। तो देखिए दैट इज द ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, CHOH एन यूनिट है, CH2OH। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड होता है CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस एल्डो 6 कार्बन हेक्स ओस, क्या मतलब क्या हो गया? शुगर जैसे। अगर N इज इक्वल टू 1 है, N की वैल्यू 1 है, यहां पर 1 पुट करते हैं तो दैट इज एल्डो ट्रायोस। N की वैल्यू 2 हो एल्डो टेट्रोज, L की वैल्यू 3 हो एल्डो पेंटोज, N की वैल्यू 4 हो एल्डो हेक्सोर। तो इसका पूरा मीनिंग यहां पर लिख रखा है, एल्डो एल्डिहाइड, हेक्स 6 कार्बन, ओस शुगर, एल्डो हेक्सो 6 कार्बन शुगर जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। अगर हमने 5 कार्बन लिए और प्लस 1 एल्डिहाइड लिया, 5 कार्बन 1 एल्डिहाइड, इट मींस शो एल्डो हेक्सोस। 4 कार्बन 1 एल्डिहाइड लिया, 1 CHO, शो एल्डो पेंटोस। क्लियर है? चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ग्लूकोज में एक फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है? एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज के अंदर कीटोन में फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन। इट मींस दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे की क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। तो इसके अंदर एल्डिहाइड होता है। अच्छा, इसके अंदर हमने लिखा है डी ग्लूकोज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे बना रहे हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखो। तो ग्लूकोज के अंदर एक तो एल्डिहाइड होता है ना, CH2H, एक 1 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, और 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, 4 2 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको कैसे बनाना है कि 5th कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर बन रहा है, 5th कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, दैट इज द डी ग्लूकोज। और मेरे अगर हम इससे एल ग्लूकोज बना रहे हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5th कार्बन पर OH को लेफ्ट हैंड साइड बना दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो दैट इज एल ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। अब यहां पर ये जो प्लस और माइनस है, ये प्लस माइनस चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो प्लस माइनस साइन रिप्रेजेंट ऑप्टिकली रोटेशन डेक्स्ट्रो एंड लीवो। देयर इज नो रिलेशनशिप विद डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, इससे इनका कोई रिलेशन नहीं होता। प्लस माइनस चार्ज रिप्रेजेंट ऑप्टिकली रोटेशन डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। 5th कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो हो जाता है आपका एल ग्लूकोज। वीडियो पॉज करके इसको बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ग्लूकोज के 2 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, है ना। ग्लूकोज हैज 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, और रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? होवर्थ स्ट्रक्चर। तो दोनों को हमें बनाना आना चाहिए। तो दैट देखते हैं, दैट इज द डी ग्लूकोज, है ना।
वीडियो पॉज करके इसको बनाएंगे। डी ग्लूकोज कैसे होगा, 1 2 3 4 5 वही देखें, OH राइट हैंड साइड पे हमने बोला डी ग्लूकोज है ना। अब देखो यहां पर हम इसके दो टाइप्स देख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अल्फा डी और बीटा डी। अल्फा कैसे बनाएंगे, अल्फा का फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो बीटा बन जाएगा। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5, तो क्या करना है आपको, देखो यहां पर एल्डिहाइड दे रखा है CHO, और इसमें बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर फिफ्थ कार्बन से HOH लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू फर्स्ट से ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूं तो एक्चुअल में ये हो ऐसे रहा है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये यहां पर है CHOH, तो ये इसको ऐसे लिख लो आप, ये देखो CHHC डबल बॉन्ड O है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और O माइनस और H पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन तो H माइनस O माइनस H पॉजिटिव, तो ये तो इस पे ऐड हो गया OH पर है ना, और ये ऑक्सीजन के थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड कर दिया। तो ये देखो हमने HOH था, तो ये ऑक्सीजन तो इस कार्बन से ऐड हो गई, और इस पर माइनस था, इस पर हाइड्रोजन आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको पहले जैसी कंडीशन में कर देता हूं वापस। तो वीडियो पॉज करके लिखना आप इसको पहले। ये हो गया CHO है ना, 1 2 3 4, और यहां पर क्या था HOH, इसको पहले जाए डी ग्लूकोज बना दे, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये देखो फिफ्थ कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू फर्स्ट से ऐड हो रहा है, और इस पर OH आ गया, तो OH यहां पर इस कंडीशन में है, तो अल्फा डी ग्लूकोज। और जब हम फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, अब OH किधर इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो पहले तो OH क्या था इधर राइट हैंड साइड पर, अब क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, फर्स्ट कार्बन पर OH इधर आ गया, तो दैट इज द, बाकी सब सेम है, वही ऑक्सीजन के थ्रू ऐड कर दिया 1 कार्बन से, तो अल्फा डी, और ये क्या हो गया आपका बीटा डी। तो अल्फा डी अगर याद है तो फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, बीटा डी में। और अल्फा डी और बीटा डी एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, एनोमर्स। तो यहां पर हमें एक नई टर्म सुनने को मिला, एनोमर्स। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीमर और एनोमर। तो एपीमर आप कैसे याद रखेंगे, डायस्टेरोमर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस दैट कार्बन, या आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एपीमर। और एनोमर्स क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहां पर, एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एनोमर। तो आप ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे कि एनोमेरिक कार्बन हमेशा 1 होगा, नहीं, बिकॉज जब आप फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है और कीटोन सेकंड कार्बन पर आता है, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एनोमर। तो वहां पर एनोमेरिक कार्बन सेकंड होगा और यहां पर एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट होगा, इसलिए अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, एनोमर्स। नेक्स्ट लिख भी रखा है, are two carbohydrate, anomers are two carbohydrate which have different configuration across that carbon which is a functional group in open chain compound। उस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओपन चेन कंपाउंड में, कॉन्फ़िगरेशन चेंज एट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। तो एक नॉट मेंशन कर लेना आप, ऑल एनोमर, जितने भी एनोमर से आ रहे हैं एपीमर्स, जितने भी एनोमर से वो एपीमर्स तो हो सकते हैं, बट सारे एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर, बट ऑल, हमने क्या लिखा, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर, यहां गलत हो गया, नॉट एनोमर्स, यूं कर लेना इसे, ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। तो ये हमें टर्म्स ध्यान रखनी है, क्यों होता है ऐसा, वो आपको क्लियर हो गया। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एनोमर। उसके बाद वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, दैट इज द एपीमर। तो नॉट मेंशन कर लेना, ऑल एनोमर्स आर एपीमर बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। उसके बाद रिंग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका, दैट इज हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना आता है, उसी को देखकर बनाना है। कैसे, तो जो हावर्थ स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, वो पायरेन रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको आपके अल्फा डी जो अभी आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई ग्रुप है तो उसको अबाउ द प्लेन रखेंगे, और राइट हैंड साइड पर जो ग्रुप है उसको बिलो द प्लेन रखेंगे। तो देख लो यहां पर आप, लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड पर ग्रुप है उसको बिलो द प्लेन, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको अबाउ द प्लेन रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे ये देख लो आप इधर, ये देखो,
पायरेन रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पायरेन रिंग में बनाना है आपको इसको, तो HOH, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वहां पर ग्रुप था वो तो आ जाएगा आपका अबाउ द प्लेन। ये देखो यहां पर ये HOH है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ रहा है हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है OH, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कहां आएगा अबाउ द प्लेन। ये देखो अबाउ द प्लेन, राइट हैंड साइड का बिलो द प्लेन। तो उसी तरह से बना देंगे HOH, थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज OH, तो दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस। बीटा डी में क्या करना है, फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है बीटा डी में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रुप होगा वो अबाउ द प्लेन। ये देख लो आप यहां पर, ये रहा बीटा डी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पर, ये तो राइट हैंड साइड हो गया आपका, ये भी राइट हैंड साइड हो गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रुप है वो हो गया आपका अबाउ द प्लेन OH, अबाउ द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। बाकी सारा वही, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोस दोनों आपस में क्या होते हैं एनोमर्स। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। वीडियो पॉज करके नोट करना है इसको, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी नीट में भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ऑलमोस्ट 6 रिएक्शन हमें देखनी है और इनसे कुछ एविडेंस भी प्रूफ होते हैं, वो भी अभी हम लिखेंगे। दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो दैट इज अ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो हमने ग्लूकोज का क्या किया, रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस एचाई के साथ जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो ग्लूकोज से क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, स्ट्रेट चेन मिलता है 6 कार्बन एंड हेक्सेन, है ना। उसके बाद सेकंड रिएक्शन देखते हैं, हम ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2H, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। और हम ये कार्बोनिल कंपाउंड में भी रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, है ना, बाकी को ऐड कर दो, CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सिन, ग्लूकोऑक्सिन बन गया। उसके बाद थर्ड रिएक्शन वही सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, HCl से रिएक्ट करेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइनोहाइड्रिन में चेंज हो जाएगा, CHOH और साइनो, बिकॉज ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और जो कार्बन था पॉजिटिव उस पर CN ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया साइनोहाइड्रिन। फोर्थ रिएक्शन में हमने ग्लूकोज का एसिटाइलेशन किया, इट मींस ग्लूकोज को हमने एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करेंगे, तो कितने मॉलिक्यूल लेंगे इसके 5 मॉलिक्यूल, और ये किस में चेंज हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन में हमने ग्लूकोज का नाइट्रेशन किया, और 6 में हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट किया। तो पहले इसको देखो आप, Br2 वाटर से जब आप रिएक्ट करेंगे तो इसका जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड Br2 वाटर क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा ओनली एल्डिहाइड का, है ना, सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, अल्कोहल का नहीं। तो ये इसको किस्मत चेंज कर देगा एसिड में, बाकी एज इट इज। तो ये क्या बन गया एल्डोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, दोनों जगह एसिड आ जाएगा, COOH COOH। तो क्या हो गया आपका सैकेरिक एसिड, इधर दब गया है, सैकेरिक एसिड, एल्डेरिक एसिड, ठीक है। तो ये 6 रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, आपको ध्यान रखना है। इनसे क्या एविडेंस प्रूफ होते हैं वो देख लो, वो नोट कर लो आप। देखो यहां पर एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, आपसे पूछ लें कि कंफर्मेशन बताओ कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन ही प्रेजेंट है, तो उसका कंफर्मेशन कौन करता है, फर्स्ट रिएक्शन 6 कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज एज ए स्ट्रेट चेन, ये रिप्रेजेंट करता है। इट मींस हम ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रेड फॉस्फोरस HI, ग्लूकोज का रिडक्शन, जो कि कंफर्मेशन करता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एज ए स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्मेशन हमें कौन देता है, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं HCN और हाइड्रोक्सिल NH2H, ये कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से 2 टेस्ट, जब हम रिएक्ट कर रहे हैं NH2H और HCN के साथ। कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एज ए एल्डिहाइड, अच्छा कंफर्म करें कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड ही है, ये कौन कंफर्म करता है, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं Br2 वाटर के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू एसिड, तो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप एज ए एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है। उसके बाद ग्लूकोज के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप का कंफर्मेशन कौन देता है, जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये देखो यहां पर क्या था, 5 मॉलिक्यूल लिए थे, तो जहां भी OH है उसकी जगह क्या हो जाएगा CH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला OCOCH3 आ जाएगा, ये वाला
OCOCH3। तो 5 पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप का कंफर्मेशन देता है और क्या बन जाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एस्टर में, तो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद ग्लूकोज के अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका कंफर्मेशन कौन देता है, जब हम ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, देख लो आप, नाइट्रेशन किया तो ये क्या करता है, इसका तो ऑक्सीडेशन करेगा, इसी 1 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करके एसिड बना देता है। तो दैट इज द एविडेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे नेक्स्ट, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन टेस्ट कौन देता है, ये भी ध्यान रखना है। ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन में लिखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद, सबसे इंपॉर्टेंट बात जीई मेंस में नीट में पूछ लिया जाता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कि जब हम ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं तो ग्लूकोज के को कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, 3 मॉलिक्यूल। वो रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, इसको रिएक्ट किया ग्लूकोज के साथ, तो क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट होगा, है ना, और बाकी ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन किसका हो रहा है, वाटर का, CH डबल बॉन्ड NH और बाकी एज इट इज। तो दैट इज अ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, कन्वर्ट हो गया ग्लूको फिनाइल हाइड्रोजन। अब सेकंड वाली पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी होता है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन, देन 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज। कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन फॉर्म में, एंड फिनाइल हाइड्रोजन रिड्यूस इटसेल्फ एंड कन्वर्ट इनटू एनिलीन एंड अमोनिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन में। ये रहा आपका फिनाइल हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख दिया हमने, CHOH4 था, CHOH3 एक कार्बन, तो ये कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल। हम इसको रिएक्ट करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटो में, ये देखो कीटो, ऑक्सीडाइज इनटू कीटो फॉर्म, एंड खुद सेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस इटसेल्फ एंड कन्वर्ट इनटू एनिलीन एंड अमोनिया। तो ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोसोन, सेकंड वाले पार्ट में। अगला देखते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो ग्लूकोसोन है, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, वही सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर एलिमिनेट होगा, बाकी एज इट इज ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH CCH5, किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोसाजोन, इसे क्या बोलते हैं, ओसाजोन। तो फर्स्ट वापस देख लो एक बार, फर्स्ट के अंदर ग्लूकोज को रिएक्ट किया फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन से बन गया आपका ग्लूकोसोन, ग्लूकोसोन से आपका क्या बन गया, ओसाजोन। तो एक टेबल मेंशन है, बताएंगे आप, ड्रॉ करेंगे इसको वीडियो पॉज करके। अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, क्या क्या पूछा है, टॉलरेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर, Br2 वाटर टेस्ट, ओसाजोन। तो आप बताएं कौन देगा, तो सबसे पहले टॉलरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज के पार्ट है फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, जो देंगे दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर, अल्फा डी देगा, ग्लूकोज देगा, फ्रक्टोज देगा, बीटा डी देगा, टॉफेलिंग भी देंगे। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर होता है अल्फा डी, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सारे मोनोसेक्राइड होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। Br2 वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट देखो, अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड में, ये भी देगा, ग्लूकोज भी देगा, बीटा डी ग्लूकोज भी देगा, बट फ्रक्टोज नहीं देगा, बिकॉज फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप, फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोन, और कीटोन Br2 वाटर टेस्ट नहीं देता, ओनली एल्डिहाइड देता है। ओसाजोन फॉर्मेशन ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक है, सारे रिड्यूसिंग शुगर ओसाजोन देंगे। तो ये आपका ओसाजोन फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड हेडिंग लगाएंगे आप फ्रक्टोज, मैं पानी पी लेता हूं जब तक, फ्रक्टोज हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट मोनोसेक्राइड हेडिंग लगाओ फ्रक्टोज, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। चलिए फ्रक्टोज में देखो क्या है, फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, सेम ग्लूकोज की तरह, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का है, वहां पर एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। इट बिलोंग टू डी सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, इट बिलोंग टू डी सीरीज बट इट इज ए लेवोरोटेटरी कंपाउंड। तो जब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, कई लोगों को फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, तो फ्रक्टोज में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, CH2H, second carbon, third, fourth, fifth, sixth carbon, C6H12O6. It belongs to D series, but it is a levorotatory compound.
होता तो डी है, तो यहां पर ये जो रिप्रेजेंट करता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, अभी हमने लिखा था दैट इज द रिप्रेजेंटेशन डेक्स्ट्रो एंड लीवो, देयर इज नो रिलेशनशिप विद डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द लीवो रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लीवो रोटेटरी। और यहां पर देखो क्या प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप कीटो, तो हमने इसको क्या बोला, कीटो, कीटो कीटोन, हेक्स 6 कार्बन और शुगर, कीटो हेक्सोर शुगर, और सेकेंड कार्बन पर आ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन। नेक्स्ट आगे देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रक्टोज का, दैट इज द डी फ्रक्टोज। वही सेम करेंगे हम यहां पर जैसे हमने उधर बनाया था पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ कार्बन से ये O माइनस H पॉजिटिव, तो H प्लस किस पे ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ये ऑक्सीजन किस पे ऐड होगी, कार्बन पर। तो इसको देखो अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो देखो यहां पर ये ऑक्सीजन फिफ्थ से, H किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास, ये आ गया, और ये ऑक्सीजन किससे ऐड होगी, सेकंड कार्बन से, ये ऑक्सीजन फिफ्थ कार्बन से सेकंड से ऐड हो गई, और ये CH2H लगा हुआ है, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दैट इज द अल्फा डी फ्रक्टोज। OH कहां पर आ रहा है, यहां पर देख लो आप राइट हैंड साइड पर। अब जब फर्स्ट यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे हम, तो 1 2 ये OH कहां पर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहां पर ध्यान रखना है जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो सेकंड कार्बन पर हो रहा है, इट मींस अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या एनोमर, और एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन क्या है, सेकंड। तो हमें ध्यान नहीं रखना है फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हमें ये ध्यान रखना है फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एनोमर्स। अब वो वहां पर ग्लूकोज में फर्स्ट पर आ रहा है, तो फ्रक्टोज में सेकंड पर आ रहा है कीटोन। तो अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे की क्या होते हैं, एनोमर्स। इसका हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन भी बना ले, हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन देखो ड्रॉ करो इसका, वहां पर हमने क्या लिया था, पायरीन रिंग, यहां पर इसके हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन में हम कौन सा रिंग लेते हैं, फ्यूरिन रिंग, है ना। तो सेम उसको देखकर बनाना है, वही जो लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रुप होगा अबाउ द प्लेन, जो राइट हैंड साइड पर ग्रुप होगा वो बिलो द प्लेन। इसको स्ट्रक्चर को देख के बना लो, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो, ये राइट हैंड साइड पर है तो बिलो द प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड पर जो होगा वो अबाउ द प्लेन। तो दैट इज द हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन। ये देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड अबाउ द प्लेन, राइट हैंड साइड बिलो द प्लेन, बाकी सब एज इट इज अल्फा डी फ्रक्टोप्यूरिनस, ये लेफ्ट हैंड साइड अबाउ द प्लेन, राइट हैंड साइड बिलो द प्लेन, बीटा डी फ्रक्टोप्यूरिनस। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके बना लेंगे। अगला हेडिंग लगाओगे नेक्स्ट, म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, हेडिंग लगाओ जल्दी से। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, पर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या होता है, कैसे पहचानना है म्यूटा रोटेशन। तो जल्दी से इसको हेडिंग लगा लो। तो देखो म्यूटा रोटेशन होता क्या, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्चुअल डेटा अभी अगली स्लाइड में लिख लेंगे। तो म्यूटा रोटेशन को समझने के लिए क्या करेंगे, हमने एक कंटेनर लिया है ना, और उस कंटेनर में हमने अल्फा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन रखा, और अल्फा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। म्यूटा रोटेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे, और हमने एक कंटेनर में रखा है अल्फा डी ग्लूकोज सॉल्यूशन, और उसमें से एक पीपीएल को पास किया। पीपीएस क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यूनि डायरेक्शनल लाइट होती है, पर नॉर्मल लाइट तो हर जगह स्कैटर्ड होती है, और जब हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें एक यूनि डायरेक्शनल लाइट मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम पीपीएल को अल्फा डी ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं तो ये एक एंगल से रोटेट होगा क्लॉकवाइज, क्या होगा, +112 डिग्री। एक एजम्पशन, एक डेटा ले रहे हैं हम, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में अभी आपको अगले स्लाइड में लिखाऊंगा, इतने एंगल से रोटेट कर रहा है। दूसरा एक और कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने क्या रखा है, बीटा डी ग्लूकोज रखा है, यहाँ अल्फा डी था, और इसमें से पीपीएल को पास करेंगे तो एक स्पेसिफिक एंगल से रोटेट कर रहा है +18 डिग्री से, है ना, ये भी एजम्पशन डेटा है। उसके बाद हमने थर्ड एक कंटेनर और लिया, और इसके अंदर अल्फा डी और बीटा डी जो हमने अभी अलग अलग लिए थे, अब इनको एक ही के अंदर डाल दिया, अल्फा डी और बीटा डी। और हमने क्यों डाला, तो आपने अभी स्ट्रक्चर बनाए हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो आपने देखा होगा कि अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। इट मींस अल्फा डी की कुछ क्वांटिटी बीटा में कन्वर्ट होगा और बीटा किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा में। और जब हम इसमें से पीपीएल पास करेंगे तो आप देखो, आपके सामने डायग्राम दिख रहा है कि अगर 100% अल्फा डी है तो वो उसको कितने से रोटेट करेगा, +112 से। बीटा है तो 18 से रोटेट करेगा, लेकिन यहां पर तो दोनों ले लिए, और अल्फा डी और बीटा डी एक दूसरे में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो अल्फा डी और बीटा डी, अब अल्फा डी
प्योर जब अगर वो 100% अल्फा था तो 112 से घुमा रहा था, लेकिन अब ये 112 से रोटेट नहीं करेगा क्योंकि इसकी कुछ क्वांटिटी बीटा में कन्वर्ट हो गई है, तो ये 112 से ना करके उससे कुछ कम में करेगा। तो ये रोटेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक अल्फा डी बीटा डी आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन न कर ले। देखो यहां लिखा रहा है when equilibrium stabilize between alpha and beta then mutual rotation is stop। जब तक अल्फा डी की क्वांटिटी बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही इन्होंने आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, म्यूचुअल रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। इट मींस अल्फा डी बीटा डी एक स्पेसिफिक एंगल से अब रोटेट करेंगे, जो क्या होगा, अजम्पशन डेटा ये भी 57 डिग्री। बिकॉज अगर वो 100% अल्फा होता तो 112 से घुमाता, लेकिन अल्फा की कुछ क्वांटिटी बीटा में कन्वर्ट हो रही है, बीटा की कुछ क्वांटिटी अल्फा में कन्वर्ट हो रही है, तो अब ये उतने से ना घुमाकर कितने से घुमाएगा, 57 डिग्री से। और म्यूटा रोटेशन में हमने लिखा व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज, और जब ये आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे अल्फा और बीटा डी, देन म्यूटा रोटेशन हमारा स्टॉप हो जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूटा रोटेशन। एक्चुअल डेटा अगली स्लाइड में लिखेंगे, देखो इधर। तो लिखेंगे व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, एक स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सबसे मस्ट कंडीशन, कंपाउंड क्यों होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होंगे वो आपको पता है, कायर सेंटर वगैरह से हम देखेंगे। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज इन ए सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू रीच इन इक्विलिब्रियम नॉन एज म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का इन ए सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू रीच एन इक्विलिब्रियम, दैट इज म्यूटा रोटेशन। जैसे टाइम है तो हमने क्या किया, आप डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज का प्लस 112.2 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज प्लस 18.7 डिग्री, और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे किस एंगल पर, 52.6 डिग्री। ये एक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज का कितना होता है, प्लस 112.2 डिग्री में, बार बार बोल रहा हूं, ये है एक्चुअल डेटा, ये हमें ध्यान रखना है। बीटा डी ग्लूकोज प्लस 18.7 डिग्री एट इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन, जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं तो ये आपका हो जाता है प्लस 52.6 डिग्री। तो ग्लूकोज अल्फा डी बीटा डी में ब्रेक होता है, अल्फा डी 26%, बीटा डी 74%, और बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबल होता है। दैट इज द एक्चुअल डेटा ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखो, हेडिंग मेंशन लगाएंगे डाइसैकेराइड्स। व्हाट इज डाइसैकेराइड, हमने देखा जो हाइड्रोलाइज होकर दो मोनोसैकेराइड यूनिट में ब्रेक हो, इसके एग्जांपल हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्लासिफिकेशन में हमने लिखा था, सबसे पहले हम लेंगे सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, कौन सा लिंकेज होगा, एसिटल लिंकेज स्ट्रक्चर देखकर, और नॉन रिड्यूसिंग जो फैलिंग टेस्ट टॉलरेंट टेस्ट शो नहीं करता है। कंपोज ऑफ, इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपोज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बिकॉज जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, दो मोनोसैकेराइड में ब्रेक होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इक्वल क्वांटिटी में। ग्लूकोज का कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा लेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज, विद द हेल्प ऑफ C1C2, यहां लिख देता हूं, C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम जानते हैं। अगला जो यूनिट लेना है क्या लेना है, अल्फा डी फ्रक्टोज नहीं, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, OH ऊपर लगा दिया, बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहां पर जो बात याद रखनी है, हमें कौन सा लिंकेज देखना है, विद द हेल्प ऑफ C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, जो बीटा डी फ्रक्टोज है उसको इन्वर्ट करना है 180 डिग्री के रोटेशन पर। इन्वर्ट किया तो ये जितने भी थे उसको ये इन्वर्ट कर दिया 180 पर, तो फ्लिप हो जाएंगे सारे बॉन्ड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जब फ्लिप किया तो ये ऊपर आ जाएगा CH2OH 1, ये 2, ये 3, ये उधर कर दिया 4 वाला, HOH थर्ड पर, ये 4, फिर 5 और ये 6। तो ये इसको 180 पर रोटेट करना है आपको, तो सारे बॉन्ड भी फ्लिप हो जाएंगे। अब उसके बाद अल्फा डी, इधर देखें, अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज आफ्टर फ्लिपिंग, ये क्या हो गया 1 और 2। बिकॉज हमें क्या चाहिए था, C1 के सामने क्या आना चाहिए, C2, लेकिन यहां तो देखो आ रहा है, तो फ्लिप करेंगे, ये आ गया C1 के सामने C2, ये अगली स्लाइड में बना दिया मैंने, ये देखो C2, और वहां से वाटर निकाल दिया, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज द सुक्रोज। बात आ गई समझ में, वीडियो पॉज करके इसको लिखना। तो मेन हमें जो ध्यान रखना है, बिकॉज वहां डायग्राम तो आप नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने पूरा लेक्चर तैयार कर लिया था, स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं। तो कंपोज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ लिंकेज कौन सा होगा, C1C2।
बीटा डी फ्रक्टोज को 180 पर रोटेट करोगे, सारे बॉन्ड फ्लिप करोगे तो ये इसमें आ जाएगा, इसके सामने C2 आ गया, वाटर एलिमिनेट करोगे तो ये लिंकेज इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सुक्रोज नॉन एज इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अच्छा, सुक्रोज, व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, ये भी हम समझ लेते हैं। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, है ना। तो देखो भाई, सुक्रोज का अगर रोटेशन की बात करें, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस अगर आप करेंगे तो सुक्रोज ब्रेक होगा दो मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर प्योर सुक्रोज है तो प्योर सुक्रोज का सुक्रोज के सॉल्यूशन से अगर हम पीपीएल को पास करते हैं तो प्योर सुक्रोज से जब पीपीएल गुजारते हैं, पीपीएल निकालते हैं तो वो कितने एंगल पर रोटेट होगा, +66.5 डिग्री। ये स्पेसिफिक रोटेशन आपको याद रखने हैं, +66.5 डिग्री। और प्लस है तो क्या होगा, रोटेशन क्या होगा, डेक्स्ट्रो, है ना। अब जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दो यूनिट में ब्रेक होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज रोटेट करेगा +52.5 डिग्री से क्लॉकवाइज, और फ्रक्टोज जो है वो रोटेट करेगा -92 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। जब हम पीपीएल निकाल रहे हैं इसमें तो प्लस वाला तो डेक्स्ट्रो रिप्रेजेंट करेगा और माइनस वाला क्या होगा, लीवो। तो प्लस वाला तो घुमा रहा है +52.5 से, और जो आपका फ्रक्टोज है वो घुमा रहा है -92 डिग्री से। तो कौन सा ज्यादा है, माइनस वाला। तो रिजल्टेंट जो रोटेशन आएगा +52.5 -92 कितना आ गया, -39.5। तो ऑल ओवर रोटेशन क्या हो जाएगा, लीवो। तो रिजल्टेंट रोटेशन क्या हो गया आपका, इन्वर्ट हो गया। सो ओवरऑल रिजल्टेंट रोटेशन कितना हो गया, -39.5। अगर 100% सुक्रोज था तो +66.5 से घुमा रहा है। जैसे हमने इसको हाइड्रोलाइसिस किया, ब्रेक हुआ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो ये रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ग्लूकोज 52.5 से, ये रोटेट करेगा फ्रक्टोज को -92 डिग्री से। तो ये तो इधर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो रिजल्टेंट रोटेशन जो होगा आपका वो नेगेटिव रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो ग्लूकोज क्या था, सॉरी सुक्रोज जो था वो था डेक्स्ट्रो। आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस रिजल्टेंट जो रोटेशन आया वो क्या हो गया आपका, नेगेटिव। इसलिए क्या हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लीवो रोटेशन। इसी वजह से इन्वर्ट हो गया रोटेशन, इसलिए हम सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम डाइसेक्राइड में लैक्टोज। डाइसेक्राइड बिकॉज ये ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, कौन सी दो यूनिट्स में ब्रेक होता है लैक्टोज, कंपोज, ये आपको ध्यान रखना है मैन, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, दोनों ही बीटा होंगी, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ, अब सभी लिंकेज कौन सी मिलेंगी आपको, C1C4, ओनली C1C2 आपको किसमें मिलेगा, सुक्रोज के अंदर। तो बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, मैंने बताया था ग्लूकोज का C4 एपिमर होता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखो, दो होते हैं अल्फा डी और बीटा डी। तो यहां पर दोनों ही बीटा फॉर्म है इसकी यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज। तो दैट इज द बीटा डी गैलेक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखो, ग्लूकोज के C4 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज, और बीटा डी बनाना है तो फर्स्ट पे चेंज कर दिया, OH ऊपर आ गया, बीटा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ C1C4। देखो ये इसका 1 OH और ये C4, तो कहां से निकल जाएगा वाटर, HOH। तो जो लिंकेज देखो मैंने यहां छोड़ दिया था, इसको मैं बना देता हूं। तो लिंकेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किसके अंदर देख रहे हैं हम, लैक्टोज के अंदर, ये इस तरह से वाटर एलिमेंट क्या हो जाएगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, OH और HOH, वाटर निकल जाएगा, ये दैट इज द C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज द लैक्टोज मिल्क शुगर। आपको ध्यान रखना है कंपोज ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज का बीटा, गैलेक्टोज का भी बीटा। इट मींस ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन सा है यहां पर, बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो आपने सुक्रोज लिया था अभी, सुक्रोज के अंदर कौन सा है, सुक्रोज के अंदर अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिकॉज कंपोज्ड ऑफ, लिखा ना अभी, कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे डाइसेक्राइड माल्टोज। माल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स मोनोसेक्राइड, कौन सी, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, 2 मोनोसेक्राइड देगा, दोनों ही क्या होंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज में कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ अगेन C1C4 ग्लाइकोसिडिक। तो ग्लूकोज में अल्फा डी का स्ट्रक्चर पता है, दूसरा भी अल्फा, 1 2 3 4, 1 और 4, तो क्या हो जाएगा यहां से C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द
माल्टोस C1C4 ग्लाइकोसिडिक। तो कौन सा लिंकेज है? अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, C1C4, दैट इज द माल्टोस। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगला लास्ट पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कितने होते हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टार्च। स्टार्च दैट इज अ नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं, नेचर से गेन करते हैं। दो पार्ट होते हैं इसके, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन 80-85% स्टार्च को कवर करता है, 15 से 20% कवर करता है एमाइलोज। तो दोनों में डिफरेंशिएट पॉइंट लिख लेंगे पहले। These are polymer of alpha D glucose, also polymer of alpha D glucose. Long unbranched chain polymer, that is a branched chain polymer, amylopectin. Water soluble component starch का कौन होता है? amylose. Linkage present between C1C4 glycosidic linkage. Branch chain polymer है. Water insoluble component कौन होता है? amylopectin. Linkage present between C1C4 और branching, because branch chain polymer है, branching कहाँ होती है? between C1C6 कार्बन। तो ये आपको डेटा याद रखना है। ये ब्रांच अनब्रांच चेन पॉलीमर है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। नेक्स्ट, तो इसके स्ट्रक्चर देख लो। एमाइलोस, एमाइलोस पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मेजर 15 से 20% ऑफ स्टार्च को कवर करता है। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो अगर आपने 2 यूनिट्स जोड़ दी तो ये तो माल्टोस हो जाएगा। माल्टोस 2 ग्लूकोज में टूटता है, तो आपको पॉलीमर बनाना है तो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 से ज्यादा यूनिट जोड़नी है, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो। दैट इज द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी C1C4 OH HOH, तो वाटर निकल जाएगा। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, लॉन्ग अनब्रांच चेन पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एमाइलोपेक्टिन, मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, 80-85% ऑफ कवर करता है स्टार्च को। और इसके अंदर ब्रांचिंग जो होती इसके अंदर लिंकेज C1C4 ब्रांचिंग C1C6 कार्बन, तो दैट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी बना दिए सारे। अब अल्फा डी में हमें इसमें ब्रांचिंग भी शो करनी है, तो ये अल्फा डी और इसका फर्स्ट कार्बन अगले के 6 से ऐड कर दो, ब्रांचिंग बना दो। 1 HOH CH2OH, वाटर एलिमिनेट होगा C1C6, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी ब्रांचिंग को, ब्रांचिंग C1C6 कार्बन के बीच में। और लिंकेज रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसमें C1C4 कार्बन, ये तो इस तरह से चलता जा रहा है। दैट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें लिंकेज C1C4 और ब्रांचिंग C1C6 कार्बन। वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो सेल्यूलोज, दैट इज ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर। नोट करो आप, मैं पानी पी लेता हूं। नेचुरल पॉलीमर, cellulose, it is a predominant constituent of cell wall of plants है। अगेन स्ट्रेट चेन पॉलीमर किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। अभी स्टार्च में हमने पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पर क्या होता है? इट मीन यहां पर भी जो लिंकेज होगी वह अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक होगी। अगेन दैट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बीटा डी ग्लूकोज, 2 बीटा डी ग्लूकोज जोड़ेंगे, लिंकेज C1C4, दैट इज अ बीटा डी ग्लूकोज। OH HOH वही सेम, OH ऊपर आएगा, यहां पर भी OH ऊपर, लिंकेज C1C4, तो इसका फोर्थ इसके फर्स्ट से वाटर एलिमिनेट होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक। कौन सा होगा? बीटा बीटा ग्लाइकोसिडिक होगा, बीटा बीटा। तो दैट इज द C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज द बीटा डी ग्लूकोज सेल्यूलोज। वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट आएगा आपका ग्लाइकोजन, अगेन पॉलीसेकेराइड नॉन एज एनिमल स्टार्च, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा देखो, एनिमल स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो स्टार्च का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन C1C4 कार्बन और ब्रांचिंग प्रेजेंट बिटवीन C1C6 कार्बन। तो ऑल ओवर हमने सारे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड देख लिए हैं। तो यहां पर भी इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट एंड, लिख देता हूं मैं यहां पर। तो वन शॉट में हमने इसको पूरा कंप्लीट किया। या आपके मेंस और नीट का अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।